नमस्कार। चलिए आज इतिहास का वो पन्ना पलटते हैं जो सिर्फ एक तारीख नहीं है। नहीं, ये तो भारत की आत्मा की वो पहली दहाड़ थी जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 की। वो साल जब हिंदुस्तान ने पहली बार एक साथ मिलकर अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा था, एक सिपाही विद्रोह जैसा कि अंग्रेज हमेशा से कहते आए हैं, या फिर ये हमारे पूरे देश की आज़ादी की पहली संगठित लड़ाई थी। चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है। और 1857 की ये चिंगारी तो ऐसी भड़की कि इसने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत को अपनी लपटों में ले लिया। और इस आग की वजह क्या थी? वजह थी एक कारतूस, नई एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिन्हें सिपाहियों को इस्तेमाल करने से पहले अपने दांतों से काटना पड़ता था। और फिर एक अफवाह फैली, या कहिए एक खबर, कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है। अब सोचिए, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए कितना बड़ा अपमान था। ये सिर्फ एक कारतूस नहीं था, ये उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर एक सीधा हमला। और फिर वो दिन आया, 29 मार्च 1857। बैरकपुर छावनी में एक सिपाही, मंगल पांडे, ने हल्ला बोल का नारा बुलंद किया और सीधे अंग्रेज अफसरों पर गोली चला दी। उन्हें पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन वो गलत थे। मंगल पांडे की शहादत ने चिंगारी को एक ज्वाला बना दिया था। और ठीक 1 महीने बाद 10 मई को मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी। उनका एक ही नारा था, दिल्ली चलो। अब ये दिल्ली चलो का नारा क्यों? क्योंकि दिल्ली पहुंचना सिर्फ एक शहर पहुंचना नहीं था। नहीं, ये उस सत्ता के दिल पर, उस केंद्र पर दावा ठोकना था जो कभी मुगलों की आन बान शान हुआ करता था। और वहां पहुंचकर इन क्रांतिकारियों ने अपना नेता किसे चुना? जरा सोचिए, एक 82 साल के शायर को, मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। वो इस क्रांति का चेहरा बने, एक प्रतीक। हालांकि जो असली सैन्य कमान थी वो बरेली से आए एक अनुभवी कमांडर जनरल बख्त खान के हाथों में थी। उन्होंने ही सिपाहियों की एक काउंसिल बनाकर दिल्ली का सारा प्रशासन संभाला था। लेकिन ये लड़ाई, ये आग सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी। ये तो कानपुर, लखनऊ, बिहार, हर जगह फैल चुकी थी। और इस आग को हवा दे रहे थे हमारे कुछ ऐसे वीर और वीरांगनाएं जिनका नाम आज भी गर्व से लिया जाता है। कानपुर में थे नाना साहेब और उनके जांबाज सेनापति तात्या टोपे। लखनऊ में मोर्चा संभाला बेगम हजरत महल ने। और बिहार के जगदीशपुर में एक 80 साल के शेर वीर कुंवर सिंह ने अपनी उम्र को भी मात दे दी। कहते हैं जब उनकी कलाई में गोली लगी तो जहर फैलने के डर से उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी ही तलवार से अपना हाथ काटा और उसे गंगा मैया को भेंट कर दिया। ऐसे थे हमारे वीर। और फिर थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनका सिर्फ एक वाक्य आज भी हम सबकी रगों में खून की रफ्तार तेज कर देता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक रियासत बचाने की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये अपने स्वाभिमान की, अपनी मिट्टी की, अपने वजूद की लड़ाई थी। और वो ऐसी बहादुरी से लड़ी कि उनके सबसे बड़े दुश्मन अंग्रेज जनरल ह्यू रोज को भी उनके बारे में लिखना पड़ा कि यहाँ जो औरत सो रही है वो इन सभी विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। सोचिए, दुश्मन के मुंह से निकले ये शब्द। उनकी वीरता का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? इतनी बहादुरी, इतनी महान कुर्बानियां, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, फिर भी हम हारे क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी दिल में चुभता है। इसका जवाब हमारी वीरता में नहीं, बल्कि हमारी एकता की कमी और कुछ अपनों के विश्वासघात में छुपा है। तो चलिए इस मुश्किल सवाल का सामना करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजहें थीं कि इतनी बड़ी क्रांति अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी? सबसे पहली और बड़ी वजह थी एक सेंट्रल लीडरशिप की कमी। कोई एक मिलीजुली रणनीति नहीं थी। हर कोई अपने अपने इलाके में बहादुरी से लड़ तो रहा था, लेकिन सब अलग अलग। दूसरी बात, ये विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला। दक्षिण भारत और पंजाब जैसे बड़े हिस्से इसमें शामिल नहीं हुए। और सबसे दर्दनाक वजह थी विश्वासघात, हमारे ही कुछ लोगों का धोखा। और इस धोखे का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? खुद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का बयान।
उसने कहा था, अगर सिंधिया भी इन बागियों से मिल गया तो मुझे कल ही अपना बोरिया बिस्तर पैक करना पड़ेगा। सोचिए, ग्वालियर के सिंधिया, होलकर, निजाम ऐसे कई बड़े राजाओं और जमींदारों ने अपने ही लोगों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया, और इसी विश्वासघात ने इस महान संग्राम की कमर तोड़कर रख दी। आखिरकार इस विद्रोह को बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया गया। दिल्ली को उजाड़ दिया गया, हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और इसके साथ ही हिंदुस्तान में एक युग का अंत हो गया। साल आया 1858 और एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब भारत पर सीधा शासन ब्रिटिश ताज का था, यानी महारानी विक्टोरिया का। ये ऐलान किया गया कि अब किसी रियासत को नहीं हड़पा जाएगा, लोगों के धर्म में दखल नहीं दिया जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन सच तो ये था कि कंपनी का राज भले ही खत्म हो गया था, पर ब्रिटिश राज की असली और सीधी शुरुआत तो अब हुई थी। तो 1857 का वो संग्राम हम भले ही हार गए, लेकिन उसने आज़ादी की जो चिंगारी पूरे देश के दिलों में लगाई थी ना, वो कभी बुझी नहीं, बल्कि वो एक ऐसी आग बन गई जिसने 90 साल बाद हमें आज़ादी दिलाई। 1857 ने हमें एक सबसे ज़रूरी सबक सिखाया कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, उसे लड़कर हासिल करना पड़ता है। तो आखिरी सवाल यही है, कंपनी का शासन तो खत्म हो गया, पर क्या भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी खत्म हो गया था? या असल में वो तो बस शुरू हुआ था?